नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की हम शुरुआत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की खबर से, जहां कई इलाकों में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। 4 दिनों से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, हालांकि अभी मामूली गिरावट आई है। दिल्ली में आज राजघाट पर कई फुट पानी भर गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वाली सड़क तक पानी भर गया। बाढ़ के पानी के चलते यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट, ISBT, कश्मीरी गेट में हालात खराब हैं। NDRF के बाद अब सेना भी राहत और बचाव अभियान में जुट गई है। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि तीनों बच्चे बाढ़ के पानी में नहाने गए थे। फिलहाल इस वक्त हम लाल किला के पिछले हिस्से के पास हैं और यहाँ पर जहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ती थीं, अब बोट चल रहा है और NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस वक्त लोगों के लिए रिलीफ और रेस्क्यू दोनों ही बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि ये लाल किला का पिछला हिस्सा जो आपको राजघाट की तरफ ले जाता है, ITO की तरफ ले जाता है कश्मीरी गेट से, वहाँ पर फिलहाल बोट चल रहा है और बोट के ज़रिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की एक कोशिश और कवायद फिलहाल यहाँ पर की जा रही है NDRF के जरिए। NDRF के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार हैं जो यमुना बाजार का इलाका है, यहाँ पर इनकी टीम तैनात है। द्वारका की टीम है, 16 टीमें लगी हैं। यहाँ से आप लोगों ने कितने लोगों को रेस्क्यू किया है पिछले 3 दिनों में? सर, यमुना बाजार के इलाके से हमने अप्रोक्स 300 लोगों को रेस्क्यू किया और अप्रोक्स 150 लाइव स्टॉक्स को रेस्क्यू किया है, जिसमें काव है, बफेलोज है और डॉग्स है, जिनको हमने रेस्क्यू किया अभी तक। मैं इस वक्त ITO पर खड़ा हूं और इस खंबे पर करंट आ रहा है। अभी मैं खुद यहां से आया हूं, जैसे ही टच किया खंबे में अचानक जो है वो करंट आ रहा है। ये देखिए कई सारे लोगों को, ये देखिए करंट लगा, ये देखिए करंट लगा, ये देखिए करंट लगा। ये ITO की तस्वीर है। करंट लगा है अभी आपको? हाँ भाई, ये देखिए इस खंबे में करंट लगा है। अभी मुझे खुद करंट लगा है और ये देखिए भाई साहब तस्दीक कर रहे हैं कि अनिल दिवाकर नाम है इनका, करंट लगा है। और अभी तक ITO पर ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस है, ना PWD है, जबकि यहाँ सबके मुख्यालय है। PWD का ये मुख्यालय आप देखिए, ये मेरे बगल PWD का मुख्यालय है और कोई यहाँ पर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस अभी तक नहीं दिख रही है। हम इस वक्त ITO बैराज पे हैं और दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ITO बैराज के जो 5 जैम्ड गेट हैं उनको खोला जाए। दिल्ली सरकार का कहना है कि जो जैम्ड गेट हैं वो बंद हैं, इस वजह से पानी जो है ITO और आसपास के इलाके में भर रहा है। अगर आप कहें तो लाल किले तक भी जो पानी चला गया है वो भी शायद इन 5 गेटों के बंद होने से या जाम होने से ही पहुंचा है। अब पूरा अमला लगा हुआ है, आर्मी भी लगी हुई है कि इन बंद जाम दरवाज़ों को खोला जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए थे और यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिनों से सौरभ भारद्वाज जो कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। लगातार आर्मी को देख सकते हैं और कोशिश है कि इन जैम्ड दरवाज़ों को खोला जाए। सौरभ, ये दरवाजे जाम कैसे हैं? क्या पहले आप लोगों ने मानसून से पहले कोई ड्रिल नहीं है कि चेक किया जाए कि बैराज के सारे दरवाजे खुले हों और एंड में जब बिल्कुल आपदा सर पर आ गई या आ गई तब आप लोग ये दरवाजे खोल रहे हैं? ये कभी इन गेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी दिल्ली में खुलने की और शायद यही कारण था कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी कभी इन गेट्स को खोलने की कोशिश नहीं की। 78 की बाढ़ से भी 1.25 मीटर ऊंची यमुना जो है इस बार गई है तो अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स हैं और इसी वजह से जो है गेट्स जैम थे और कभी खोले नहीं गए। बट अब क्योंकि अगर आप इन गेट्स को नहीं खोल रहे हैं तो थोड़ा पानी का बिल्टअप इसके पीछे हो रहा है, इसलिए कोशिश है कि गेट्स खुल जाएं। तो जो दिल्ली में पानी रिटेन हो रहा है वजीराबाद और ITO के बीच में, ये रिटेंशन कम हो जाएगी। बेसिकली अभी ये एक रिजर्वायर की तरह एक्ट कर रहा है कि पीछे से अगर 3 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है तो आगे जो है 2.25 लाख ही निकल रहा है। यानी अगर ये जब खुलेंगे बैराज के गेट तो पानी बहेगा, तो नोएडा जाएगा। मात्रा में पानी जो है ओखला होते हुए आगे जो है यमुना में बहेगा। वहाँ पर भी फ्लडिंग होगी, जाहिर सी बात है, पानी आगे जाएगा ही जाएगा। नहीं, वहाँ एक्चुअली वहाँ पे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इतनी गुंजाइश है कि ये पानी आगे जा सकता है। तो अभी कैसे खोल रहे हैं? आर्मी बुलाई है आप लोगों ने? ये गेट जो है नीचे अभी आर्मी के इंजीनियर 8 करके जो है इनकी रेजिमेंट है वो है। नेवी के भी डाइवर्स जो हैं शाम में आए हैं, उनकी मदद भी हम लोग ले रहे हैं। हमारी अपनी डाइविंग टीम भी जो है यहाँ पे कल रात से 10 डाइवर्स मौजूद हैं जो रात भर
इस गेट के अंदर जो है डीसिल्टिंग कर रहे हैं। जो सिल्ट जमा है उसको नीचे, पानी के नीचे जाके डाइव करके ऑक्सीजन के साथ जाके सिल्ट को निकाल रहे हैं। और सारी साथ ये सिल्ट निकाली गई है, तब जाके अब ऐसा माहौल बना है कि अब ये गेट शायद खिंच जाए। इसलिए ये हाइड्रा लगाया गया है कि हाइड्रा की फोर्स से इन गेट्स को ऊपर उठाया जाएगा। से अश्विनी मेहरा के साथ आईटीओ बैराज से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में हर तरफ जल भराव है, सड़कें नदियों की तरह नजर आ रही हैं और पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। वेदांत अग्रवाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जिस समय दिल्ली की सड़कें नदियों में बदल गई हैं, तब लोगों के लिए पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। 3 जल शोधन प्लांट पूरी तरह डूब जाने के बाद बंद कर दिए गए। इससे 1/3 दिल्ली को जलापूर्ति का खासा संकट झेलना पड़ रहा है। कब से पानी आप लोग को पीने वाला नहीं आ रहा है? हो गए 2 दिन तो हो गए। 2 दिन। तो हैंडपंप से निकाल रहे? हैंडपंप से दे रहे। 2-3 दिनों में कितना पानी खरीद के पी लिए? 100 रुपए करीब। एक बोतल कितने का आता है? 40 रुपए। 40 रुपए का। बुरी तरह प्रभावित यमुना बाजार में लोग 25 फुट नाले के पानी में चल रहे हैं, जिसमें चूहे, कीड़े मकोड़े और सांप तक हो सकते हैं, ताकि डूबे हुए घरों में फंसे अपने परिवार वालों के लिए पीने का पानी ला सके। हम इस वक्त यमुना बाजार में मौजूद हैं और मैं इस वक्त एक नाव में बैठा हूँ, क्योंकि वही जरिया है जिससे हम इन एरियाज में कम्यूट कर सकते हैं। आप देखिए लगातार वहां से भी पानी आ रहा है और यहाँ पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से सबमर्ज है। ना ही सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बल्कि फर्स्ट फ्लोर भी सबमर्ज है और वहाँ पर आप देख सकते हैं लोग अभी भी वहाँ पर ट्रैप हैं। खासकर प्रॉब्लम ये है कि इवैक्यूएशन के बाद भी लोग अभी भी यहाँ पर ट्रैप हैं, बिना खाने, बिना पानी और बिना बिजली के। चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं किया जी किसी ने सुबह से, नहीं दूध मिला है, नहीं कुछ, कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो आप ये लेकर जा रहे हैं पानी भरने के लिए? जी पानी लेने के लिए जा रहे हैं, पानी लाएंगे देख के रस्ते नहीं मिलेगा। किसी ने पानी तक नहीं पिया जी। बिजली, पानी, खाना कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है जी। फोन वोन सब डाउन पड़े हैं जी। बहुत बदौलत की हालत हो रही है, ये समझ लो आप। दिल्ली की ये रिहायशी बस्तियां निचले हिस्से में हैं। विस्थापित लोगों को खाना पानी देने में एनजीओ लगे हुए हैं। आप ये बताइए कि पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, खाने की सप्लाई, अभी उस सब की भी किल्लत है यहाँ पर? सब कुछ का दिक्कत है, पर अभी बाहर से आ रहा है, खाना पीना की व्यवस्था हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहती है वो युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सारे ऑफिसर जो हैं यहाँ पे मोबिलाइज हैं, इरिगेशन फ्लड के हैं, जल बोर्ड के ऑफिसर्स हैं। मैंने बोला है कि एमसीडी के ऑफिसर्स भी यहाँ पे जल्दी पहुँचें और सब लोग अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज करें और इसको हम रोक लेंगे। दिल्ली से वेदांत अग्रवाल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रेहड़ी पटरी पर सब्जी बेचने वाले लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं। उनकी रोजी रोटी पर बनाई है। क्या है पूरा मामला, अश्विनी सिंह की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समाचार मार्केट में फूल की दुकान लगाने वाले चंदन करीब 20 साल से इस मार्केट में दुकान लगा रहे हैं, लेकिन जब सुबह वो आज पहुंचे तो पता चला कि उनका काउंटर तोड़ दिया गया है और उनके फूल बिखरे हुए थे। चंदन जी, आप कब आए, कब पता चला आपको कि यहाँ तोड़ा गया? आया मैं 6:30 बजे। अच्छा हाँ। और क्या यहाँ पे क्या देखा आपने? आके देखा मेरा काउंटर निकल रहे हैं, निकल के तोड़ रहे हैं, तोड़ दिए। और जो है एक काउंटर था दूसरा छोटा सा, वो उठा के ले गए। और एक क्रेट था, क्रेट में मेरा दवाई रखा था, पानी का बोतल रखा था, मिल्टन पानी का बोतल, गर्म पानी था उसमें, गर्म पानी के साथ दवाई लेना होता है, वो सब उठा के ले गए हैं। तो आप फूल के साथ सब्जी की दुकान भी लगा रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन के बाद से मैं सब्जी का दुकान भी लगा रहा हूँ। फूल का दुकान काम थोड़ा कम है, जिस कारण मैं सब्जी भी लगा रहा हूँ साथ साथ। हाँ, और कितने का नुकसान हुआ है? मतलब आप आज धंधा कर पा रहे हैं? आज मैं दिन भर कोई बोनी नहीं गया, अभी जाके दुकान थोड़ा बहुत नीचे लगा के बैठा हूँ। अच्छा, हाँ। अभी भी डर लग रहा है कि आ सकते हैं? हाँ, अभी भी यही है कि हाँ आ जाएंगे, फिर ले जाएंगे सामान, इसलिए काउंटर तो है ही नहीं। फूल के लिए काउंटर ज़रूरी है। हाँ, गुलदस्ता बनाने के लिए काउंटर ज़रूरत पड़ता है। तो मजबूरी है कि दुकान लगाना, नहीं तो खाएंगे कैसे? हाँ, मजबूरी तो है सर, मेरे परिवार चलना मुश्किल है, इसी से हमारा रोजी रोटी चलता है। रेंट देना, मकान किराया, इधर अपना जो खर्चा है, दवाई ववाई, सारे कुछ काम तो इसी के ऊपर ही चलता है। ये फूल पे नहीं चला तो सब्जी दोनों मिला के कैसा भी हो, बड़े रुखी सुखी में ही परिवार चला रहा हूँ। पहले कभी ऐसी समस्या नहीं हुई है? नहीं, 25 साल से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 25 साल से कोई समस्या इस तरह का नहीं हुआ इतना। हाँ जी।
और आखिरकार चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कामयाब रहा। अब सबकी नजरें 23 अगस्त पर टिकी हैं, जब चंद्रयान को चांद की सतह पर उतरना है। 3, 2, 1, 0 +5 seconds. Lift off normal. India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. ठीक 2:35 पर चंद्रयान 3 ने उड़ान भरनी शुरू की। सब दम साधे इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे अलग अलग चरण पूरे होते रहे और कुछ ही मिनटों में चंद्रयान रॉकेट से अलग हो चुका था। दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 16 मिनट 9 सेकंड के बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में दाखिल हुआ और इसी के साथ मिशन कंट्रोल सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. चंद्रयान 3 की तैयारी में चंद्रयान 2 की नाकामियों को ध्यान में रखा गया है। चांद पर धीरे धीरे उतरना आसान काम नहीं है। पिछली बार हमारा यान इसी आखिरी मोड़ पर चूक गया था, लेकिन इस बार लैंडिंग की जगह भी बड़ी है। उसे जरूरत के मुताबिक बदले जाने का विकल्प भी है और इंजन को ज्यादा ताकत भी दी गई है। लेकिन यह सब करीब 40 दिन बाद होना है। अगले 15 दिन तो चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में ही रहना है। 16वें दिन वो चांद की ओर बढ़ेगा और बाद में इसकी कक्षा में दाखिल होगा। जब वो सतह से 30 से 100 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा, तब कुछ मैन्यूवर के साथ इसे उतारा जाएगा। फिलहाल 23 अगस्त को यह लैंडिंग तय मानी जा रही है। चांद पर यह लैंडर और रोवर पूरे एक चंद्र दिवस रहेगा, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होगा। अब तक अमेरिका, चीन और रूस ही इस तरह की सॉफ्ट लैंडिंग करा सके हैं, जैसी भारत कराने जा रहा है। दक्षिण ध्रुव के आसपास ये उतरेगा और वहां की जमीन और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी जुटाएगा। भारत की ही नहीं, दुनिया की नजर इस अभियान पर है। आखिर यह कहानी 4 साल के भीतर एक नाकामी को कामयाबी में बदलने की कवायद जो है, ये गौरव का लम्हा है। It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. चंद्रयान 3 अपने मिशन पर रवाना हो चुका है। इसरो ने इसके लॉन्च में अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया है। लक्ष्य है दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी साउथ पोल पर। हालांकि इसके लिए हमें अभी तकरीबन 40 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा और तभी लैंडर रोवर के साथ चांद की सतह पर उतरेगा। सतीश धवन, स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।